हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एलेक्स गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं 555 टाइमर आईसी के फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम की। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा 555 टाइमर के एप्लीकेशंस। 555 टाइमर क्या होता है, क्यों हम इसे 555 टाइमर बोलते हैं, और जो 555 टाइमर का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है उस ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम 555 टाइमर के एप्लीकेशंस जिसमें मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और अलग अलग वेवफॉर्म को हम 555 टाइमर की सहायता से कैसे जनरेट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एलेक्स गुरु पर बने रहिए और लर्निंग कंटिन्यू रखने के लिए और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब हम देखते हैं 555 टाइमर का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम की बात करने से पहले हम यह बात करते हैं कि 555 टाइमर बेसिकली होता क्या है, तो और इसे हम 555 क्यों बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये समझ लें कि ये एक आईसी है। आईसी का मतलब ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट आप चिप देखते हैं, ब्लैक कलर की चिप जिसके कुछ पिंस होती हैं, वैसे वो आपने देखी होगी। तो ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसमें 8 पिन या 14 पिन होती हैं। ये दो पैकेजेस में अवेलेबल होती है। 8 पिन पैकेज भी अवेलेबल है और 14 पिन पैकेज भी अवेलेबल है। इसका जो डिटेल होता है, किसी भी आईसी का डिटेल अगर आपको निकालना है तो उन डिटेल को निकालने के लिए आप उस पर्टिकुलर आईसी की डाटा शीट को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के माध्यम से। और उस डाटा शीट को आप जब स्टडी करेंगे तो उसमें कौन सी पिन क्या वर्क करती है या पिन नंबरिंग कैसी है, वो सब डिटेल आपको उससे मिल जाती है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात हम कर रहे हैं वो ये है कि ये जो हमारा 555 टाइमर है, इसको हम 555 टाइमर क्यों कह रहे हैं और टाइमर का मीनिंग क्या है। तो देखिए, टाइमर आईसी होने से हमारा मतलब ये होता है कि इससे हम टाइमिंग सर्किट्स जनरेट कर सकते हैं, ऑसिलेटर हम इससे बना सकते हैं। तो ऑसिलेशंस जनरेट करने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे सपोज एक स्क्वायर वेव जनरेट करना है तो मैं स्क्वायर वेव इससे जनरेट कर सकता हूँ। और ये जो टाइमिंग सर्किट्स हैं, ये टाइमिंग सर्किट्स जब हम 555 टाइमर की सहायता से बनाते हैं तो ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, इसलिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। हम इसकी सहायता से मल्टी वाइब्रेटर्स बना सकते हैं। मल्टी वाइब्रेटर्स आपने अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सुने होंगे। तो हम इसकी सहायता से मल्टी वाइब्रेटर्स बना सकते हैं। अब हम इसके फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पर आ जाते हैं। ये हमने 8 पिन का जो आपका 555 टाइमर है उसका एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाया है। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम हम वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इस ब्लॉक डायग्राम से ये समझ पाएंगे कि इंटरनली 555 टाइमर में क्या लगा है और कैसे ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ देखिए, इस पर्टिकुलर केस में इस फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को याद रखना बहुत ही आसान है। आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा इस पर गौर करें तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो बेसिक कंपोनेंट इंटरनली हमने जो लगा रखे हैं वो सिर्फ 3 कंपोनेंट है। एक आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंपैरेटर की फॉर्म में लगा हुआ है, एक फ्लिप फ्लॉप है, ये RS जो लिखा हुआ है ये एक फ्लिप फ्लॉप है, और ये एक ट्रांजिस्टर है। इसके साथ हमने एक्स्ट्रा कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फ्लिप फ्लॉप, ट्रांजिस्टर और रजिस्टर, इसके अलावा हमारा इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो जब आप इस सर्किट को ड्रॉ करें, इस ब्लॉक डायग्राम को अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है या ड्रॉ करना है, तो आप सबसे पहले 2 कंपैरेटर बनाएं। 2 कंपैरेटर बना करके एक कंपैरेटर का आउटपुट आप RS फ्लिप फ्लॉप के R इनपुट पर लगाएं और दूसरे कंपैरेटर का आउटपुट आप S इनपुट पर लगा दें। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, वही हमें आईसी के आउटपुट की फॉर्म में मिलता है। और जो फ्लिप फ्लॉप का दूसरा आउटपुट Q बार है, ये आउटपुट हमें
इस ट्रांजिस्टर के बेस पर एक रेजिस्टेंस के साथ लगाना है। ये जो ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो आप इसको समझते होंगे कि जब भी किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर के इनपुट टर्मिनल पर, बेस टर्मिनल पर अगर हाई वैल्यू आएगी, हाई सिग्नल अगर आएगा, तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ट्रांजिस्टर ऑन होगा मतलब कलेक्टर से एमीटर का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, करंट यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इस क्यू बार का मान लो है, मतलब बेस पर अगर आपने 0 दे रखा है, तो उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। और ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तो कलेक्टर और एमीटर कनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रोसेस को अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर एक स्विच के जैसे काम कर रहा है। मतलब हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। कभी हमें अगर किसी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होगा तो हम उस कैपेसिटर को इस पिन पर, ये पिन नंबर 7 है, इस पिन पर कनेक्टेड रखेंगे और इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम इस स्विच से कंट्रोल करते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर का यहाँ पर उपयोग किया गया है जो कि एक स्विच की फॉर्म में वर्क कर रहा है। कंपेरेटर्स का जो बेसिक फंक्शन होता है वो दो सिग्नल को कंपेयर करके हमें आउटपुट में देता है। कंपेयर करके आउटपुट में देने का मतलब ये है कि अगर कंपैरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से ज़्यादा है तो कंपैरेटर का आउटपुट हाई होता है। और अगर कंपैरेटर के नेगेटिव इनपुट पर वोल्टेज पॉजिटिव इनपुट पर वोल्टेज की तुलना में ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव पर ज़्यादा है तो आउटपुट लो, पॉजिटिव पर ज़्यादा है तो आउटपुट हाई। कितना आउटपुट नहीं, सैचुरेशन आपका जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखिए आप थोड़ा सा इसको, इस सर्किट पर गौर करें, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर गौर करें तो यहाँ कोई फीडबैक हमने नहीं लगा रखा है और ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में वर्क कर रहा है। तो जैसे ही कोई डिफरेंस वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई होगा, ये या तो प्लस वी सेचुरेशन या माइनस वी सेचुरेशन आउटपुट में देगा। तो हम ये कह रहे हैं कि या तो यहाँ पर हाई मिलेगा या फिर लो मिलेगा। तो दोनों ही कंपैरेटर आपको हाई वोल्टेज देंगे जब पॉजिटिव पर हाई होगा और लो देंगे जब नेगेटिव पर हाई होगा। तो इस टाइप से आपके कंपैरेटर्स इस फ्लिप फ्लॉप को इनपुट प्रदान कर रहे हैं। आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जो आपका फ्लिप फ्लॉप होता है वो एक बिट को स्टोर करता है। मतलब एक आउटपुट, फिक्स आउटपुट आपके इस फ्लिप फ्लॉप पर मिलता रहेगा जब तक कि आपका आर और एस पर कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं अपियर हो जाता। फ्लिप फ्लॉप में आर रीसेट होता है, एस सेट होता है। अगर एस पर हाई है तो आउटपुट आपका हाई हो जाएगा। अगर रीसेट पर हाई आ रहा है, रीसेट पर अगर आपने इनपुट दिया है हाई, तो उस कंडीशन में आउटपुट रीसेट हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो आर पर हाई आउटपुट लो, एस पर हाई आउटपुट हाई, सेट और रीसेट। सेट हो गया मतलब हाई हो गया, रीसेट हो गया मतलब जीरो हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको आरएस फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल याद नहीं है तो आप सिंपल तरीके से इसको याद रखें कि आरएस फ्लिप फ्लॉप में जब इनपुट्स 0 0 होंगे तो आउटपुट में कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर अभी अगर हम कह दें कि आउटपुट Q 0 है और R और S, मतलब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख करके बताऊं, ये RS इनपुट्स हैं फ्लिप फ्लॉप के, Q और Q बार अगर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट हैं। अगर RS अभी हम मान लेते हैं कि Q सपोज 0 है तो Q बार, देखिए ये भी थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है, डिजिटल सर्किट की टर्मिनोलॉजी है। Q और Q बार, Q अगर 0 है तो Q बार इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब अगर ये 0 है, ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा, क्योंकि ये हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। Q बार है। अगर ये 0 0 0 1 है, सपोज आपने अभी प्रेजेंट स्टेट अगर सपोज ये है, या थोड़ा सा और उसको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर Q बार ले लेता हूँ और इसको मैं प्रेजेंट स्टेट बोल देता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट स्टेट बोल देता हूँ। सपोज थोड़ा सा मैं इसको रफ करूँगा यहाँ पर। सपोज अभी प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 है, आउटपुट 0 है, आपका इनपुट 0 0 है, तो आउटपुट क्या बना रहेगा, 0 1 ही बना रहेगा। अगर ये स्टेट 1 है और इनपुट 0 0 है
तो ये 1 ही रहेगा, 1 0 ही रहेगा। देखिए प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का ट्रांजिशन आप चेक करिए, जब R और S 0 0 है, अगर R और S 0 0 है तो आउटपुट अगर आपका 0 है तो 0 से 0 ही मिलेगा, 1 है तो 1 से 1 ही मिलेगा। इसके बाद अगर हम फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं और अगर रीसेट 1 होगा तो प्रीवियस स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीसेट अगर 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, और अगर सेट आपका 1 है, अगर सेट आपका 1 है तो उस कंडीशन में आपको आउटपुट 1 मिलेगा और क्यू बार आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए आरएस फ्लिप फ्लॉप के केस में इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि आरएस फ्लिप फ्लॉप में आर रीसेट है, एस सेट है, और 0 0 पर प्रीवियस स्टेट बनी रहती है। 0 0 पर जब इनपुट आर एस 0 0 होगा तो प्रीवियस स्टेट बनी रहेगी। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ या बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको मोनोस्टेबल अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की वर्किंग समझाऊंगा, तब ये हमें समझना पड़ेगा, तब हमें ये अगर याद है या समझ में आता है तो हम आसानी से इसकी वर्किंग समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपका फ्लिप फ्लॉप हो गया। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ही हमारा आउटपुट है, क्यू बार हमारा इस स्विच को ऑपरेट कर रहा है, ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर रहा है। अब इसके अलावा और देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ये सप्लाई वोल्टेज VCC है जो कि जिस 3 रेजिस्टेंसेस से कनेक्ट होकर के ग्राउंड हो रही है। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। बेसिकली आपने VCC लगा करके 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, हम इसको 555 टाइमर क्यों कहते हैं? 555 टाइमर हम इसको इसलिए बोलते हैं कि जनरली इसके अंदर ये 5K के 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट रहते हैं, और इसी वजह से इसको हम जनरली 555 टाइमर बोलते हैं। अदरवाइज टाइमर आईसी भी हम इसको बोल सकते थे, लेकिन नाम इसका शायद इसी वजह से पड़ा है कि ये 5K के 3 रेजिस्टेंसेस यहाँ पर सप्लाई से कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिवाइडर को समझने के लिए हम यहाँ पर एक इस VCC से जो हमारे 3 रेजिस्टेंस R1 मान के कनेक्टेड है, इस सर्किट को मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम ये समझ पाएँ कि ये जो हमारे VTH और VTL है इनका मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए अगर 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं R1 मान के, तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस से सीरीज़ कनेक्शन होने की वजह से टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R1 मतलब 3R1। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अगर मुझे करंट इन तीनों रेजिस्टेंस से बहने वाला है, इस वायर में बहने वाला करंट निकालना है, तो ओम्स लॉ से V = IR रिलेशन से हम बोल सकते हैं I = V/R मतलब VCC/3R1। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अब मुझे जो मेरा ब्लॉक डायग्राम है उस ब्लॉक डायग्राम में मुझे इन 2 पॉइंट पर वोल्टेजेस चाहिए, और इन 2 पॉइंट के वोल्टेजेस को हमने ब्लॉक डायग्राम में VTH और VTL बोला है। तो हम यहाँ पर देखें VTL का मान जो होगा वो होगा I × R1, या हम कह सकते हैं VCC/3R1 × R1। R1 से R1 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर बच रहा है VCC/3। और यहाँ पर अगर VTH की अगर मैं बात करूँ तो VTH हो जाएगा मेरा I × 2R1, क्योंकि यहाँ से लेकर के ग्राउंड तक का पोटेंशियल अगर मुझे देखना है तो टोटल रेजिस्टेंस 2R1 I × 2R1, तो ये हो जाएगा आपका VCC/3R1, ये करंट का मान हो गया, × 2R1, तो ये बच रहा है यहाँ से 2/3 VCC। देखिए ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जब आप डिस्कस कर रहे हैं तब ये इंपॉर्टेंट है, और ये समझना भी इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाला है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ जो वोल्टेज है ये VCC/3 है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है ये वोल्टेज इस प्लस वाले टर्मिनल पर 2/3 VCC है। तो ये जो हमारा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, इस फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में हमें ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंटली याद रखना है, समझना है कि ये जो हमारा कंपैरेटर 1 है, इस कंपैरेटर 1 के इस टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को हम कंट्रोल वोल्टेज भी बोलते हैं। आप एक्सटर्नल कंट्रोल वोल्टेज भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरनली आपका यहाँ जो कंट्रोल वोल्टेज बाय डिफॉल्ट बन रहा है वो बन रहा है 2/3 VCC। ये क्यों कंट्रोल वोल्टेज कहलाता है इसके बारे में हम जब मल्टी वाइब्रेटर्स पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ थ्रेशोल्ड है जो कि एक एक्सटर्नल इनपुट होता है। इस थ्रेशोल्ड वैल्यू पर पहुंचने के बाद आपके सर्किट में चेंजेस होते हैं। इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से
कम ज़्यादा मान होने पर आपका फ्लिप फ्लॉप रिएक्ट करता है और चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है, जिससे आपको अलग अलग टाइमिंग सर्किट्स मिलते हैं। तो ये एक थ्रेशोल्ड आपका इनपुट वोल्टेज हो गया। उसके बाद ट्रिगर ट्रिगर जब भी आप किसी एक स्टेट से चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको कोई ट्रिगर इनपुट इस पर अप्लाई करने के लिए ये पिन आपकी रहेगी, पिन नंबर 2 आप कह सकते हैं, पिन नंबर 2 है, जो कि कंपैरेटर 2 का इन्वर्टिंग टर्मिनल है। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर यहाँ पर कांस्टेंट VTL लगा हुआ है, जो कि इस इंटरनल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से आपको मिल रहा है। पिन नंबर 1 ग्राउंड पिन होती है। सर्किट को रिसेट करने के लिए पिन नंबर 4 होता है, जहां पर रिसेट करने के लिए आपको लो वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए जनरली हम इसको जब वर्किंग कंडीशन में, अगर आप नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप VCC से रिसेट पिन को कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये अगर हमें फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम समझाना है तो हमें ये ब्लॉक डायग्राम बना करके, और इतना कम से कम बेसिक डिटेल्स आपको इस पर्टिकुलर केस में बताना चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे 555 टाइमर के इसी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को यूज करके हम कैसे मोनोस्टेबल अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स या टाइमिंग सर्किट्स हम बना सकते हैं। तो बने रहिए इलेक्स गुरु के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।